नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। योग माया साहू छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किशनपुर में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम थी। वहीं पर उसे सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, जिसमें वह अपने पति चैतन्य साहू और दो बेटों तन्मय और कुणाल के साथ रहती थी। चैतन्य साहू भी रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करता था। चूंकि दोनों पति पत्नी कमा रहे थे, इसलिए घर में आर्थिक समस्या नहीं थी। परिवार खुशहाली से रह रहा था। घर की साफ सफाई और बर्तन मांजने के लिए योग माया ने त्यागी राणा नाम की एक बाई रख रखी थी। वह घर में झाड़ू पोंछा आदि काम निपटा कर चली जाती थी। घर के मुख्य दरवाजे की दो चाबियां थीं। उनमें से एक चाबी योग माया ने बाई को दे रखी थी और एक को वह खुद अपने पास रखती थी। बात 1 जून 2018 की है। काम वाली बाई त्यागी राणा रोज की तरह उस दिन भी सुबह 6 बजे सफाई करने एएनएम योग माया साहू के क्वार्टर पर पहुंची। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला बाहर से लगा देख बाई त्यागी राणा को अजीब लगा, क्योंकि अमूमन गेट पर ताला अंदर की ओर से बंद रहता था। अपने पास मौजूद चाबी से गेट का ताला खोलकर वह अंदर आई तो उसने कमरे के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। कमरे में कोई नहीं था। उसके बाद आवाज लगाती हुई वह आंगन में पहुंची तो आंगन में खून देखकर वह घबरा गई और उल्टे पांव चीखती हुई बाहर भागी। वह सीधी स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद मितानिन हिरौंदी बाई साहू के पास पहुंची। वह उसी स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती थी। उसने उन्हें अपनी आंखों देखी बात बताई। स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्टाफ के लोग एएनएम योग माया साहू के क्वार्टर पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सभी चौंक गए। योग माया साहू, पति चैतन्य साहू और उसके बड़े बेटे तन्मय की रक्तरंजित लाशें आंगन में पड़ी हुई थीं। दूसरे कमरे में छोटे बेटे कुणाल का खून से लथपथ शव खाट के एक कोने में पड़ा था। स्वास्थ्य केंद्र में खबर देने के बाद बाई सरपंच सुरेश खुंटे के घर पहुंच गई। सरपंच ने जब सुना कि चैतन्य साहू के घर में 4 हत्याएं हो चुकी हैं, तो वह भी हैरान रह गए। पल भर में ही यह खबर पूरे किशनपुर में फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों तमाशबीन मौके पर पहुंच गए। सूचना सरपंच सुरेश खुंटे ने पिथौरा थाने के थाना प्रभारी को फोन द्वारा दे दिया। थाना प्रभारी रात की गश्त से लौटकर गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे ही सरपंच का फोन आया तो उनकी नींद काफूर हो गई। वह तुरंत सहयोगियों के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उन्होंने सूचना आला अधिकारियों को दे दिया। चौहरे हत्याकांड की सूचना पाने के कुछ देर बाद ही एसपी संतोष सिंह, एसपी संजय ध्रुव और एएसपी प्रशिक्षु आईपीएस उदय किरण घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। आंगन में फैला खून देखकर ऐसा लग रहा था जैसे घटना को 3-4 घंटे पहले अंजाम दिया गया है। एएनएम योग माया साहू, उनके पति चैतन्य साहू और बड़े बेटे तन्मय की लाश एक साथ पड़ी थी। लाश से थोड़ी दूर खून से सना एक फावड़ा पड़ा था। लग रहा था कि हत्यारों ने इसी फावड़े से हत्या की थी। कमरे में लोहे की अलमारी खुली पड़ी थी। उसका सामान फर्श और बिस्तर पर बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि हत्यारे शायद चोरी की नीयत से घर में घुसे होंगे। जैसे ही उन्होंने अलमारी का लॉक खोलने की कोशिश की होगी तो खटपट की आवाज सुनकर घर के किसी सदस्य की आंख खुली होगी। इसी बीच घटना को अंजाम दिया गया होगा। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू को देकर मौके पर बुला लिया। वह सांकरा में अकेले रहते थे। घटना से 2 दिन पहले ही यानी 30 मई 2018 की शाम करीब 5 बजे बाबूलाल साहू कुछ रिश्तेदारों के साथ बेटा, बहू और पोतों से मिलने किशनपुर आए थे। 3-4 घंटे बच्चों के बीच बिताने के बाद रात वह करीब 9 बजे सांकरा वापस लौट गए थे।
एसपी संतोष सिंह ने बाबूलाल साहू से बेटे या बहू की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी की बात पूछी तो उन्होंने किसी से रंजिश या दुश्मनी होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को पता चला कि मोहल्ले में चैतन्य साहू या योग माया साहू का व्यवहार बहुत अच्छा था। किसी के मुसीबत में होने पर दोनों पति पत्नी उसकी तीमारदारी करने उसके घर पहुंच जाते थे। इसलिए किशनपुर का एक एक बच्चा उनके व्यवहार से वाकिफ था। जब ये इतने भले इंसान थे तो पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया। बुद्धि काफी उलझी और पेचीदगी से भरी थी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना को लूटपाट में तब्दील करने की कोशिश की थी। घर की सारी वस्तुएं मौजूद मिली। रायपुर से फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी वहां पहुंची, लेकिन उसके हाथ कोई खास सफलता नहीं लगी। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि रात में चीखने की आवाज तो आ रही थी। उन्होंने यह सोचकर इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अस्पताल है, प्रसव पीड़ा के समय यहाँ महिलाएं चीखती हैं। हो सकता है कोई महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही होगी, इसीलिए वह आवाज सुनकर भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले और हत्यारे अपने काम पूरे कर गए। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसपी संतोष सिंह ने एसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में प्रशिक्षु आईपीएस उदय किरण, पिथौरा एसडीपीओ के अलावा क्राइम ब्रांच के 10 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। इसके अलावा पुलिस की 3 टीमों को पिथौरा से बाहर भेजा गया। सनसनीखेज चौहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस हत्यारों की खोजबीन में भटक रही थी। घटना के 3 दिनों बाद यानी 3 जून 2018 की शाम को पुलिस ने शक के आधार पर किशनपुर के ही रहने वाले 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। संदिग्धों से पूछताछ में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने जहां से जांच की कार्रवाई शुरू की थी, घूम फिर कर वहीं आ खड़ी हुई। पुलिस ने मृतक पति पत्नी की कॉल डिटेल्स की जांच कर ली थी, लेकिन उसमें कोई कॉल संदिग्ध नहीं मिली। घटना की परिस्थितियों से साफ पता चल रहा था कि इसमें कोई अपना शामिल है, लेकिन वह कौन है? पुलिस इसी बात का पता लगाने में जुटी हुई थी। जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो उसने 4 जून 2018 को उसी एरिया के मोबाइल टावर के संपर्क में आने वाले फ़ोन नंबरों की लिस्ट निकलवाई। हजारों मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस हुई। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद उन नंबरों में से एक संदिग्ध नंबर सामने आया जो 30-31 मई 2018 की रात 2 से 3 बजे के बीच घटनास्थल पर मौजूद मिला था। उसके बाद बड़ी तेजी से उसकी लोकेशन बदलती गई। पते की बात तो यह थी कि वही संदिग्ध नंबर चैतन्य साहू की कॉल डिटेल्स में भी पाया गया था। एक ही नंबर दोनों जगह पाए जाने से वह नंबर संदेह के घेरे में आ गया। पुलिस ने उस संदिग्ध नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वह नंबर किशनपुर के रहने वाले धर्मेंद्र बहिरा के नाम पर लिया गया था। धर्मेंद्र बहिरा के बारे में पुलिस को पता चला कि वह प्लम्बर का काम करता है। 5 जून 2018 को एसआईटी ने धर्मेंद्र बहिरा को उसके घर से दबोच लिया। एसपी संजय ध्रुव ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू किया। अच्छा, यह बताओ कि तुम साहू परिवार को कितने दिनों से जानते हो? धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, साहब वे मेरे पड़ोसी थे, इसलिए मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ। एसपी ने फिर सवाल किया, तब तो उनके घर में तुम्हारी अंदर तक पैठ बनी होगी। नहीं साहब, उनके यहाँ कभी कभार जाना होता था। चैतन्य साहू एक बार मेरे पास प्लम्बिंग का काम कराने के लिए आए थे, उसने बताया। एसपी ने अगला सवाल किया, 30-31 मई की रात में तुम कहाँ थे? धर्मेंद्र बोला, सर मैं उस रात अपने घर पर था। तुम अपने घर पर थे तो तुम्हारा मोबाइल साहू के घर क्या कर रहा था? एसपी संजय ने अंधेरे में तीर चलाया। इतना सुनकर धर्मेंद्र सन्न रह गया। उन्होंने उसके चेहरे के उड़े रंग को भांप लिया था। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा यह बता दो कि तुमने साहू परिवार का कत्ल क्यों किया? सही सही बताना, इस बार थाना प्रभारी दीपक चंद ने सवाल किया था। धर्मेंद्र ने जवाब दिया,
साहब, यह झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा है। एसपी संजय ध्रुव और थाना प्रभारी दीपक चंद समझ गए कि यह आसानी से मानने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने उसके साथ सख्ती से पूछताछ किया तो वह पूरी तरह टूट गया और कबूल कर लिया कि उसी ने साहू परिवार के चारों सदस्यों को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद वह पूरी कहानी तोते की तरह बकता चला गया। पुलिसिया पूछताछ से पता चला कि वह बड़ा ही नराधम निकला। महज चंद रुपयों की खातिर उसने हंसते खेलते पूरे परिवार की जिंदगी छीन लिया। पूछताछ में साहू परिवार के कत्ल की खौफनाक कहानी कुछ ऐसी सामने आई। 40 वर्षीय चैतन्य साहू मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था। इसी जिले की आरंग की रहने वाली योग माया साहू से उसकी शादी सन 2008 में हुई थी। शादी के बाद चैतन्य साहू के 2 बच्चे हुए। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। वे दोनों बच्चों की ठीक से परवरिश करने में लगे थे। शादी के 7 साल बाद चैतन्य साहू की भी रायपुर के ओम अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी लग गई थी। 3 साल तक उसने वहां नौकरी किया। शादी के 8 साल बाद जुलाई 2016 में उसकी पत्नी योग माया साहू की भी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में एएनएम पद पर लग गई। उसकी पहली पोस्टिंग महासमुंद जिले के किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी, जिसके बाद से पति पत्नी बच्चों सहित रायपुर छोड़कर पिथौरा में रहने लगे। योग माया साहू को किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में ही रहने के लिए क्वार्टर मिल गया था। थोड़े ही समय में पति पत्नी ने अपने मृदुल व्यवहार से किशनपुर के नागरिकों को अपना मुरीद बना लिया था। योग माया पीड़ित महिलाओं का खास ख्याल रखती थी। प्रसव वेदना के समय वह तीमारदारों की हिम्मत बढ़ाती थी। यही नहीं, तीमारदारों के बुलाने पर दोनों पति पत्नी उनके घर तक पहुंच जाते थे। उप स्वास्थ्य केंद्र के पास में 28 वर्षीय धर्मेंद्र बहिरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ बाप और भाई बहन थे। वह अविवाहित था। धर्मेंद्र मेहनतकश इंसान था। वह एक अच्छा प्लम्बर था। लोग उसे बुलाकर अपने घरों में काम करवाते थे। योग माया साहू के यहाँ उसका आना जाना था। एक दिन की बात है। एएनएम योग माया साहू के क्वार्टर का नल खराब हो गया। चैतन्य साहू ने धर्मेंद्र के घर जाकर क्वार्टर का नल ठीक करने को कह दिया। अगले दिन धर्मेंद्र ने योग माया के क्वार्टर का नल ठीक कर दिया। इस काम की उसकी मजदूरी 150 रुपये हुई थी। चैतन्य साहू ने उसे अगले दिन आकर पैसे ले जाने को कह दिया तो धर्मेंद्र बिना कुछ बोले मुस्कराकर वहां से चला गया। अगले दिन धर्मेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे लेने चैतन्य साहू के क्वार्टर पर गया। चैतन्य घर पर ही था। उसने कह दिया कि पैसे शाम में आकर ले जाना, अभी मेम साहब घर पर नहीं हैं। पैसे उन्हीं के पास रहते हैं। यह सुनकर धर्मेंद्र को बुरा लगा, लेकिन पड़ोस की बात होने के नाते बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उसके बाद ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। चैतन्य साहू कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे घर से वापस लौटा देता था, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए। चैतन्य अब इस बात पर आकर अड़ गया कि 50 रुपए के काम के 150 रुपए क्यों दूंगा। मैं 150 नहीं केवल 50 रुपए ही दूंगा। उसके बाद पैसों को लेकर चैतन्य और धर्मेंद्र के बीच विवाद छिड़ गया। धर्मेंद्र ने चैतन्य साहू से कह दिया कि वह अपनी मजदूरी के 150 रुपए उससे वसूल करके ही रहेगा। चैतन्य ने भी कह दिया कि वह जो चाहे कर ले, 50 रुपए से एक फूटी कौड़ी ज्यादा नहीं देगा। योग माया साहू भी पति के ही पक्ष में बोलने लगी। मजदूरी को लेकर दोनों के बीच बात बढ़ गई। धर्मेंद्र बहिरा ने सोच लिया कि वह अपनी मेहनत के पैसे लेकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्मेंद्र ने मन ही मन सोच लिया कि उसे अब क्या करना है। उसने सोच लिया कि चैतन्य साहू मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, वह उससे इसके कई गुना वसूल कर लेगा। दरअसल चैतन्य साहू के क्वार्टर पर आते जाते धर्मेंद्र उसके क्वार्टर के कोने कोने से परिचित हो चुका था। उसे मालूम हो चुका था कि घर में कहाँ कहाँ कीमती चीजें रखी जाती हैं। उसे यह तक पता चल चुका था कि चैतन्य की पत्नी एएनएम योग माया साहू के पास सोने और चांदी के कितने गहने हैं और वह कहाँ रखे हैं।
उसने अपनी मजदूरी के एवज में गहनों को चुराने की योजना बना लिया। योजना के मुताबिक 30-31 मई 2018 की रात धर्मेंद्र बहिरा चैतन्य साहू के सरकारी क्वार्टर में चुपके से पीछे के रास्ते से घुस गया। उसने अपने साथ फावड़ा ले रखा था ताकि मुसीबत के वक्त वह अपना बचाव कर सके। दबे पांव क्वार्टर में घुसकर उसने कमरे का निरीक्षण किया। देखा कि सभी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वह बीच कमरे में रखी अलमारी के पास गया और अपनी मास्टर की से अलमारी खोलने लगा। चाबी की आवाज सुनकर चैतन्य की नींद टूट गई। उठकर वह उस ओर बढ़ा जिस ओर से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। चैतन्य साहू कमरे में पहुंचा तो धर्मेंद्र बहिरा को देखकर चौंक गया। धर्मेंद्र की नजर जब चैतन्य पर पड़ी, उसे सामने देखा तो उसे सांप सूंघ गया। वह बुरी तरह डर गया और घबरा गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इस घबराहट में उसे कुछ सूझा नहीं तो फावड़े से चैतन्य की गर्दन पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। वह चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। धड़ाम की आवाज सुनकर योग माया की नींद टूट गई और कमरे में आ गई। फर्श पर पति को लहूलुहान देखकर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। धर्मेंद्र बहिरा योग माया को सामने देखकर घबरा गया। घबराहट में उसने योग माया की भी गर्दन पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच मां की आवाज सुनकर तन्मय भी उठकर कमरे में आ गया और धर्मेंद्र को पहचान गया तो धर्मेंद्र ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद तीनों की लाशें घसीटकर आंगन में ले गया। चैतन्य साहू का एक और बेटा कुणाल जिंदा था और वह कमरे में अभी भी सो रहा था। धर्मेंद्र बहिरा को डर था कि कुणाल उसे पहचानता है। कहीं वह जिंदा बच गया और उसने भांडा फोड़ दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। उस समय धर्मेंद्र की मति ऐसी मारी जा चुकी थी कि वह इतना तक नहीं समझ सका कि जब गहरी नींद में सो रहे कुणाल ने उसे वारदात करते देखा ही नहीं है तो वह उसका नाम क्यों लेगा। फिर क्या था, बुद्धिहीन हो चुका धर्मेंद्र बहिरा उस कमरे में जा पहुंचा जहां कुणाल सोया था। उसने सोते हुए कुणाल पर फावड़े से वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और लाश उसी बिस्तर पर छोड़ दिया। चारों को मौत के घाट उतारने के बाद दरिंदा बन चुके धर्मेंद्र बहिरा को होश आया तो उसके होश फाख्ता हो गए। चारों ओर खून ही खून देखकर वह घबरा गया और फावड़ा आंगन में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। अब उसे पश्चाताप हो रहा था कि आवेश में आकर वह कितना बड़ा गुनाह कर बैठा है। चंद रुपयों के लिए उसने हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही उजाड़ दिया। लेकिन उसके पश्चाताप करने से अब क्या फायदा होने वाला था। जो होना था सो तो हो चुका था। साहू परिवार की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र बहिरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में परिजनों के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट भी कराया था। इस टेस्ट में उसने अपने साथ 5 और आरोपियों फूल सिंह यादव, गौरी शंकर केवट, सुरेश खूंटे और अखंडल प्रधान का नाम भी लिया था। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस केस में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था। घटना के समय स्थानीय पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर परिजनों ने मामले की सही जांच नहीं होने का आरोप लगाते हुए महिला आयोग में शिकायत करने के साथ फॉरेंसिक टीम के अलावा सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लगातार परिजन मामले की सूक्ष्म जांच कराने की मांग करते रहे, तब कहीं जाकर सीबीआई जांच की गई। एएनएम दंपत्ति एवं उनके 2 बच्चों की लोमहर्षक हत्याकांड के 5 आरोपियों को महासमुंद के सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों ने एएनएम योग माया के साथ उसके पति और 2 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। मामले की फॉरेंसिक जांच के बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर 12 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महासमुंद माननीय लीलाधर सारथी के न्यायालय ने 12 दिसंबर 2023 को सभी आरोपी धर्मेंद्र बरिहा, सुरेश खुटे, गौरी शंकर कैशर्त, फूल सिंह यादव, अखंडल प्रधान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। किशनपुर हत्याकांड की बर्बर तस्वीरों को देखकर आज भी क्षेत्रवासी सहम उठते हैं। उक्त वारदात से एक भरा पूरा परिवार समाप्त हो गया था।
जेल में बंद धर्मेंद्र अपने किए पर पश्चाताप के आंसू बहा रहा था। काश धर्मेंद्र पहले ही सोच समझकर कदम उठाता तो आज साहू परिवार दुनिया में सांस ले रहा होता। मृतिका योग माया साहू के ससुर बाबूलाल साहू सेशन कोर्ट के उक्त फैसले से निराश है। बाबूलाल साहू ने कहा कि जिन परिस्थितियों में उनके पुत्र एवं बहू सहित 2 मासूमों की हत्या कर पूरा परिवार समाप्त करने वाले निर्दयी आरोपियों को कानूनी रूप से भी फांसी की सजा होनी चाहिए। हम भी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। सेशन कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होने के कारण वे न्याय के लिए हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।